हेलो ब्रदर, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने का चांसेस बन जाए 2022 में, प्लीज इसको पूरा बात देखिएगा। इसमें मैं बता दूं लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, टोटल 12 से 13 क्वेश्चन प्लस ही रहेगा। 13 क्वेश्चन से प्लस मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद रिएक्शन का वीडियो लेकर आऊंगा और रिएक्शन पूरा कंप्लीट करा दूंगा जो दो नंबर के आते हैं। आज का जो लघु उत्तरीय है 2 नंबर से 3 नंबर तक के बीच में आते हैं, ये सारा कंप्लीट कराने वाला हूँ। फिर इसी प्रकार से 4 नंबर वाला कंप्लीट कराऊंगा, 6 नंबर वाला कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सब हिंदी की तरह इसमें भी सपोर्ट बनाए रखते हैं, पूरा देखते हैं, तो 100% लेकर आऊंगा। लाइक करके शेयर करके आप सब बता दीजिएगा जितने लोग का जो भी चाहिए वीडियो। मैथ्स का आ रहा है डिमांड, अगर आप सब भी मैथ वाले हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा एक बार, और जिससे कि मैं आपका कमेंट देखते ही बनाना स्टार्ट कर दूं मैथ का लिए भी वीडियो, ठीक है। और इसके साथ में ये भी आप बता देना कि मैथ में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं कि विथ सोल्यूशन बताऊं। आप सबसे ये मैं डिमांड करता हूं, प्लीज आप सब बताइएगा, कमेंट करें। क्लियर? अब देखिएगा क्लास 12th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 99% एग्जाम में आएगा, रसायन विज्ञान का है। पूरा देखिएगा, मजा आएगा। क्या पूरा देखिएगा, मजा आएगा। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, इसके बाद वाला राइटिंग बढ़िया लिखा हूँ। इसमें मैं जल्दी जल्दी लिखने के कारण फटाफट लिख दिया हूँ, तो प्लीज देख लीजिएगा, अपना मैनेज कर लीजिएगा। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, और एग्जाम में लिख के भी आना है। आप लाइक करके बताइएगा। देखिएगा, अभी स्टार्ट कर देता हूँ, बिल्कुल बात नहीं। वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर, बहुत लोग इसको नहीं बताते, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। क्या है वैद्युत अपघटनी सेल और क्या है वैद्युत रासायनिक सेल? वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? यह सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक, देखिए इसमें समझ में ही देखिए, वैद्युत अपघटनी ये क्या होता है? ये वैद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर देता है? रासायनिक में चेंज कर देता है। ध्यान दीजिए, वैद्युत अपघटनी सेल रासायनिक में चेंज कर देता है, और रासायनिक ऊर्जा जो होता है वह वैद्युत अपघटनी में चेंज कर देता है। पहला तो आपको याद ही हो गया होगा, ऐसे मैं याद कराऊंगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे ही याद कराता हूँ, ऐसे ही याद कराऊंगा। क्या है? बिल्कुल आसान तरीका, सबसे अलग क्या कह रहा हूँ। वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है यह इसमें चेंज कर देता है, यानी रासायनिक में, और रासायनिक इसमें चेंज कर देता है। बताओ, पहला अंतर आ गया समझ में? आ गया ना? चलिए दूसरा देखिए, इस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है। जो वैद्युत अपघटनी, देखिए अप मतलब ऊपर, ऐसे समझिए, अप मतलब बाहर, अप मतलब अब तक ऊपर जाते थे आप ना, लेकिन अब जान जाइए बाहर। तो ये बाहरी रिश्ते से ऊर्जा देता है। और एकदम सेम उल्टा, तो वैद्युत रासायनिक सेल बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, रासायनिक सेल में बैटरी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, आप सबको पता है बैटरी में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो इस सेल में प्लस ध्रुव एनोड का कार्य करता है, बल्कि जिसे प्लस, तो आपका क्लियर हो गया, प्लस किसका? एनोड का कार्य करता है। सेम उल्टा रासायनिक में माइनस इसमें एनोड का काम करता है। समझ आ गया? प्लस एनोड का कार्य किसमें करता है? वैद्युत अपघटनी में। माइनस एनोड का काम करता है वैद्युत रासायनिक सेल में। दोनों का अंतर समझ आ गया ना? तो वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है इसमें प्लस एनोड का काम करता है, ध्रुव एनोड का, माइनस ध्रुव एनोड का रासायनिक सेल में करता है। सेम उल्टा, समझ आ गया? नेक्स्ट है, लास्ट है विकल्प। इस सेल में माइनस मतलब जब जब प्लस एनोड था तो माइनस इसमें कैथोड होगा। एनोड कैथोड दो ही बैटरी, देखिए देखिए ध्यान से, बैटरी में दो चिन्ह होते हैं ना, एक प्लस हो, दो ही प्लग होते हैं ना। जैसे अभी आप लाइट लगा रहे हो तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो वैद्युत अपघटनी सेल में ये एनोड का काम करता है। किसका काम करता है? एनोड का कार्य करता है। ये कैथोड का काम करता है। इसका हो गया। अब इसका देख लीजिए, ये कैथोड का काम करता है और ये आपका एनोड का काम करता है। समझ आ गया ना? कैथोड एनोड। तो देखिएगा, इस सेल में प्लस ध्रुव एनोड का कार्य करता है, इस सेल में माइनस ध्रुव कैथोड का कार्य करता है। सेम उल्टा, जब इसमें माइनस एनोड का काम करता था, ये इसमें क्या करेगा? कैथोड काम करेगा। दैट्स ऑल क्लियर? ओके, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं फटाक से। अब 3 और लेकर आ गया हूँ, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, तीनों को अलग अलग बताने वाला हूँ। बहुत इजी और आसान है, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, 1000 ml में, या आप 1000 काट दीजिए, आप डायरेक्ट बोलिए क्या? 1 लीटर विलायक में, ध्यान सुनिएगा, 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्य भारों की संख्या। जैसे एक लीटर कोई विलायक ले लेता हूं मैं, विलायक विलयन में बता रखा था पहले ही। तो 1 लीटर में विलायक ले लिया, उसमें घुले हुए कुछ पदार्थ डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई 1 लीटर का कोई मैं कुछ ले लिया, उसमें क्या डाल देते हैं? घुले हुए पदार्थ डाल देते हैं। तो ग्राम तुल्य भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती। जो ग्राम तुल्य भारों की जो संख्या होती है उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। देखिए नॉर्मलता, ध्यान दीजिएगा,
नॉर्मलता ना से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मलता एन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए नहीं, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आप समझिए बस, क्योंकि मैं अलग बताने का प्रयास करता हूँ। इसका जो मात्रक पूछ लेता है कभी कभी कि नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तो भैया ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। क्या, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। देख लीजिए, इसका फॉर्मूला भी होता है एक, एन इक्वल टू क्या होता है, मात्रा प्रति तुल्यांकी भार बटे आयतन। आयतन किस में लेना है, हमेशा लीटर में लेना है। किस में लेना है, लीटर में। आयतन किस में लेना है, लीटर में लेना। तो एन बराबर क्या हो गया आपका, एन बराबर हो गया मात्रा प्रति तुल्यांकी भार बटे आयतन। अब एन तो आपको पता है, एन क्या होता है, नॉर्मलता होता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपको, क्या ज्यादा चीज बताऊं इसमें। अब नॉर्मलता के लिए एक लगाना, ये सब छोड़ो यार ना, ये इतना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मैं वही लिख रहा हूँ। देखिए मोलरता क्या होता है, मोलरता 1000 ml, इसको भी छोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट 1 लीटर लिखिए ना, क्या दिक्कत है। मैं इसलिए लिख दिया हूँ जिससे कि बहुत लोग कहते हैं भैया आप सही नहीं बताए हो। भाई सही बताया हूँ। 1 लीटर विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ की ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या क्या कहलाता है आपका, मोलरता कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलरता की कहलाता है। अब ये तो नॉर्मलता था, एन से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता एम से स्टार्ट हुआ है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, समझ आ गया ना। मोलरता क्या होता है, 1000 ml, छोड़ दीजिए उसको, बगल कर दीजिए उसे। जो मैं समझा रहा हूं देखिएगा, क्या कहेंगे, 1 लीटर, कोई 1 लीटर विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ की। अब देखिएगा, दोनों में अंतर मैं समझाना चाहता हूं आपको। इसमें यहां तक मोलरता भी सेम है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक मोलरता, सिर्फ यहां पर क्या है, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या, ठीक है। और इसमें क्या था, तुल्य भारों की संख्या। बस इतना ही अंतर है, आप समझ जाइए। अब क्या आपको लिखना है, अब बाकी तो आप समझदार रहिए हैं, ठीक है। इसे हम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर होता है मात्रा अणुभार बटे के आयतन। आयतन किस में हमेशा लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आयतन लेंगे वह किस में रहेगा, आयतन हम लीटर में ही लेंगे। आयतन किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, ठीक है। अब कभी कोई नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पूछ लेता है कभी कभी, तो उसको भी मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूं। नॉर्मलता हेडिंग डाल लीजिए, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता, तो इसको भी जरूरी है जानना। लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहुत है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं भैया, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो क्या हो जाता है, नॉर्मलता एन से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक एन लगा दो, बस बस समझ आ गया ना। कितना आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, कितना आसान तरीके से मैं बताया हूँ। शायद आपको कोई और बताए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मैं जो बताया हूँ शायद पहली बार बता रहा हूँ। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध अगर आ गया, तो नॉर्मलता एन से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता एम से, ठीक है। और इसी में एन लगा दो, एन आपका क्या होता है, लिख दो यहाँ पर, 1 नंबर पूछेगा ये। एन बराबर लिख दीजिएगा, नॉर्मलता होता है। एन बराबर क्या होता है, नॉर्मलता होता है। एम बराबर क्या होता है, मोलरता होता है। बचा एन, जो एन छुटका लगा है, नीन बरे का है, छोटा सा है, ये अम्लीयता हो सकता है, कुछ पता नहीं है, या अम्लीयता मतलब अम्लीय हो सकता है, ये क्षारीय हो सकता है, क्षारीयता भी हो सकता है, और या एक और चीज हो सकता है, संयोजकता भी हो सकता है। बताओ अंतर भी समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया। नॉर्मलता मोलरता में अगर संबंध पूछेगा तो एन बराबर यम एन, बहुत आसान, बहुत इजी वे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो नॉर्मलता मोलरता, क्लियर। अब देखिएगा अगले पेज में मोललता क्या होता है। अब देखिएगा आपका जो आ जाता है मोललता। मोललता क्या होता है, 1000 ग्राम बार बार लिखा हूं तो उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, उसको क्या भूल जाइए, भूल गए ना। स्टार्ट करता हूं। 1 किलोग्राम विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। कोई 1 किलोग्राम विलायक में धुले हुए, मतलब क्या, धुले हुए हो किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब इसे भी मो से स्टार्ट हो रहा है। बोलोगे भैया कि मोलरता भी आपने कहा था यम से प्रदर्शित करते हैं, मां से स्टार्ट हुआ था, मोललता भी यम से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, उसको कैपिटल एम से, इसमें स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित
करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक भी हम देख लेते हैं, क्या मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलो, मोल प्रति किलोग्राम होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। समझ आ गया ना। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, कौन सी यम, छोटका यम, स्मॉल यम, क्या स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। समझ आया, बोलिएगा यस या नो, कमेंट में भर दीजिए। कमेंट से आपका कमेंट सारा मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई भले ना कर पाता हूँ लेकिन सारा कमेंट पढ़ता हूँ। तो इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, छोटे यम से, याद रखिएगा छोटे यम से प्रदर्शित करते हैं। अब यम बराबर क्या हो जाएगा, फिर यम बराबर क्या होता है, मात्रा अणुभार बटे विलायक का भार। आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। विलायक का भार किसमें किसमें लेंगे, विलायक का भार किलोग्राम में हमेशा लेंगे, किसमें लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। तो बताइएगा मोल अलता भी क्लियर हुआ, यस या नो, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है राउल्ट का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको जरूर देखिएगा क्योंकि राउल्ट का नियम कई बार पूछा गया है। मैं बता दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, राउल्ट का नियम कई बार पूछा गया है, तो अब फिर ना बोलना पड़े, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं फटाक से। राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी बिलियन, कोई बिलियन है, किसी बिलियन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ध्यान दीजिएगा, अपेक्षित अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। किसके, मोलर प्रभाज के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक फॉर्मूला होता है P माइनस पी एस बटे पी। देखिएगा सब जगह P है, सिर्फ यहाँ पर यस है। फिर देखिएगा N बटे N प्लस N, ऐसे समझा जाता है यार। देखिए यहाँ पर भी स्मॉल n, यहाँ पर स्मॉल m, यहाँ पर कैपिटल N हो गया, ठीक है। अब P आपका क्या है, P आपका हो गया विलायक का वाष्प दाब, विलायक का P आपका क्या हो गया, विलायक का वाष्प दाब हो गया, ठीक है। बच रहा है क्या, PS, PS क्या हो गया आपका, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का विलयन का वाष्प दाब हो गया। N, N क्या है आपका, विलेय, क्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हो गया। कैपिटल एन बच रहा है ना, कैपिटल एन क्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या, भी मैं समझा रहा हूं आपको, टेंशन मत लो। विलायक के मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। P माइनस पी एस बटे पी। P क्या हो गया, विलेय का, सॉरी विलायक का वाष्प दाब हो गया, और PS क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब हो गया। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसको मैं थोड़ा हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी, मैं ले लिया बल्कि में, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको समझिए प्लीज, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निक वाई है, मतलब कुछ अलग ही तरीके से दे दिया है। क्लियर, देखिएगा किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज, किसके, मोलर प्रभाज के बराबर होता है। क्लियर, दैट्स ऑल क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक, चलो नेक्स्ट पेज में चलिए जी। जिसका आप लोगों का इंतजार था, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वह है अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोट। क्या क्या है, अपक्रिया की आणविकता है, अपक्रिया की कोट है। देखिएगा ध्यान से, अपक्रिया की आणविकता क्या होता है। अपक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकता, पहला चीज। अपक्रिया की आणविकता ध्यान दीजिएगा कभी शून्य नहीं होता, जबकि अपक्रिया की कोट जो होता है वह शून्य हो सकता है, हो सकता है। क्लियर, तो अपक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकता, पहला पॉइंट क्लियर। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग स्किप करके चले जाएंगे, बोलेंगे इसके बाद तो कुछ है, ये नहीं तो मुझे आता है। हाँ आता है, मैं भी जानता हूँ आता है, क्यों समझा रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ भैया, रिवाइज कर रहा हूँ, फटाफट बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसीलिए, क्यों, क्योंकि रिवाइज करा रहा हूँ। इस बात को नोट करिएगा। मुझे भी नहीं शौक है कि मैं देर देर तक वीडियो बनाऊं, मुझे इस बात का शौक है कि मैं 2 मिनट में कितना चाहूँ कितना ज़्यादा बता दूं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, मुझे पता है, इसलिए वेस्ट नहीं करता टाइम आपका, ठीक है। अपक्रिया की आणविकता क्या होता है, अपक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती, पहला पॉइंट क्लियर। मैं समझाता हूँ, तुरंत सोचता हूँ याद भी हो जाए। अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, क्लियर। देखिएगा दूसरा पॉइंट, अपक्रिया की आणविकता उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और जबकि अपक्रिया की कोट प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए मैं जो सबसे ज्यादा इजी होता है, जो सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आपकी तरह मैं भी था, मुझे भी याद करने में बहुत गुस्सा लगता था, मुझे भी याद नहीं होता था, आपकी तरह सेम मैं भी था। मैं सोचता था कितना इजी मिल जाए, तो देखिएगा इसलिए मैं इजी लेकर आया हूँ, जो अपक्रिया की जो आणविकता उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। देखिए आगे तीसरा पॉइंट,
अपक्रिया की आड़ुकता सदैव पूर्णांक एवं धनात्मक होता है। पूर्णांक और धनात्मक होता है, इसका सेम उल्टा अपक्रिया की कोट भिन्न एवं ऋणात्मक होता है। सेम उल्टा है, एकदम एकदम देखिएगा ध्यान से, जैसे वो चीज बता रहा हूँ उसका सेम उल्टा वो चीज है। क्लियर? तो देखिए अपक्रिया की आड़ुकता सदैव पूर्णांक एवं धनात्मक होता है, अपक्रिया की कोट भिन्न एवं ऋणात्मक होता है। अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आण्विकता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आण्विकता कहलाती है। सेम उल्टा, 4 ही हेडिंग लिखना पड़ेगा, 4 ही पॉइंट बना के। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आई होप चारों ये समझ में जरूर आया होगा। तो अभिक्रिया की आण्विकता कोटि में अगर आ जाए एग्जाम्पल पूरा एकदम मतलब अंतर लिखने के लिए, तो 4 लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस याद रखिए कि अपक्रिया की आण्विकता कभी शून्य नहीं होती है। अपक्रिया की जो आण्विकता होता है वह क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। अपक्रिया की जो आण्विकता होती है वह धनात्मक होता है, पूर्णांक होता है। बस 3 ये हो गया। ये थोड़ा कठिन लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन उतना तो याद है ना, तो इसको याद कर लो यार, उसको मैं समझा दी, इसको याद कर लो। इसमें भी देखिए भाग लेने वाला, देने वाला नहीं, भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अपक्रिया की आण्विकता कहलाती है। दैट्स ऑल क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज में। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछता हुआ चला आ रहा है, इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 प्रमुख लक्षण लिखना है। कम से कम 2-3 नंबर में तो आएगा ही आएगा, तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या होता है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त कहते हैं। जैसे देखिए धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम, जैसे बढ़ते क्रम यानी 1 से 2, 2 से 3, 4, 3 से 4, 4 से 5, ये बढ़ रहा है क्रम ना, स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं ना, वही इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी होते हैं। ऊपर बढ़ते हुए चले जाओ, क्या ऊपर बढ़ते हुए चला जाओ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कंटिन्यू बढ़ते हुए चले जाओ। उनके उनके विभवों के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। अब भैया जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एक श्रेणी प्राप्त हो गई ना, जैसे आपको मैं कह दूं भैया आपको एकदम सीधे जाना है, बिल्कुल नहीं मुड़ना है, एकदम ऊपर चढ़ते हुए चले जाना है, तो भी एक श्रेणी प्राप्त हुई। जैसे सीढ़ी कहते, गांव में एक सीढ़ी होता है छत पे चढ़ने के लिए या किसी और चीज पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होता है, वैसे सॉरी, वैसे सब कुछ के लिए मिलता है। तो अगर आप बढ़ते हुए क्रम में ऊंची की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी। दैट्स ऑल क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत तो कोई परेशानी कहीं भी कमेंट करिएगा। इतना क्लियर हो गया? अब इसके लक्षण भी बताने का प्रयास कर रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या होता है? किसी भी चीज को उसके विभव के बढ़ते हुए क्रम में जब रख देते हैं, कोई एक मानक प्राप्त होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसके लक्षण देखिए। अधिक ऋणात्मक, ध्यान दीजिएगा, अधिक ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु अधिक प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है। कौन सी? अधिक ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घटता है, ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए चला। अब जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे, ध्यान दीजिएगा, नोट दिस पॉइंट प्लीज फास्ट। जैसे आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो सीढ़ी क्या ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। वही क्या होता है? इसके लक्षण। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा? कम ही होगा ना, तो घटता है। यही चीज है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है? घटता है। ऊपर से नीचे की ओर जब भी आएंगे, कोई भी चीज ऊपर से भाई जब नीचे की तरफ आएंगे, जैसे 10 सीढ़ी है, ध्यान दीजिएगा, कितना सीढ़ी है? 10 सीढ़ी है। आपने 4 सीढ़ी उतर लिया, कितना बचा? 6 सीढ़ी। यानी घटा कि नहीं घटा? बताइएगा, घट गया कि नहीं? तो वही चीज होता है, वही चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऊपर से जब भी नीचे की तरफ जब आएंगे आप, विद्युत रासायनिक से, जैसे केमिस्ट्री जो होता है ना, वो अपने लाइफ से रिलेट करना चाहिए, अपने लाइफ से समझना चाहिए, आपको देख कर समझना चाहिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घटता है। यही क्या होता है? इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी के लक्षण है। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तनु अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। ध्यान दीजिए, श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बना लेती है? हाइड्रोजन गैस। लक्षण समझ में आ गया ना? अब चलो अगले पॉइंट में, चलो अगले हेडिंग में। अब लो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आ गया, टेंशन नहीं लेना, लेकिन ना टेंशन बिल्कुल भी नहीं। अब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देखिएगा। द्रव स्नेही व द्रव विरोधी।
द्रव स्नेही, द्रव से प्रेम करने वाला, समझते हैं यार ना, जब समझेंगे ना, रटने से कुछ नहीं होगा, समझिए। अब द्रव स्नेही, द्रव से प्रेम करने वाला, मैं ऐसे समझाता हूँ भाई, अगर समझना हो तो समझो। द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण दीजिए। ये वे पदार्थ है जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइड विलयन बना लेते हैं। ये अब देखिए, इसमें देखिए द्रव विरोधी, अभी आप समझ जाएंगे दोनों में अंतर। ये वे पदार्थ है जो द्रव के संपर्क में आते ही शीघ्र कोलाइड विलयन नहीं बनाते। अब जैसे कोई किसी भी चीज से प्रेम करता रहेगा, जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी से प्रेम करते रहेंगे तो क्या उससे, जैसे वो काम कहेगा कोई करने के लिए तो आप करेंगे नहीं, करोगे ना। वही चीज इसमें भी है, जब कोई किसी से प्रेम करता रहता है वो आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। कोई काम कहता है करने के लिए तो उसका काम तुरंत सुन लोगे, बल्कि अपने दोस्त का काम छोड़ दोगे। दैट्स ऑल क्लियर। ठीक है, तो द्रव स्नेही क्लोराइड क्या होता है, वही चीज तो होता है जो द्रव स्नेही, आप समझिए, स्नेही मतलब प्रेम होता है ना द्रव से। ये वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत क्या हो जाते हैं, कोलाइड विलयन बना लेते हैं, यानी कि आपस में मिल जाते हैं। जिससे गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन, रबड़, एल्बोनियम, ये सब क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। ये आपस में आते ही तुरंत क्या हो जाते हैं, कोलाइड विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कहलाते हैं। द्रव विरोधी मतलब द्रव से विरोध करता हो, जो द्रव के संपर्क में आते ही अलग हो जाता है, यानी कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं, जैसे AU, AgPT आदि, ये सब क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड है। क्लियर। अब देखिए अगला है, अस्कंदन की हार्डी सुलझे नियम क्या है। देखिए इस नियम के अनुसार, ये उत्तर है, इस नियम के अनुसार आयनों की अस्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है, जिसे आवेश पर निर्भर करती है। कोई, जैसे इस नियम के अनुसार आयनों की अस्कंदन क्षमता क्या होती है, उसकी आवेश पर निर्भर करती है। अधिक संयोजकता वाले आयनों की अस्कंदन क्षमता भी अधिक होता है, धन आयनों की अस्कंदन क्षमता निम्न प्रकार से घटते क्रम में। अब एक चीज आप बताओ, इसको घटते क्रम में लिख देते हैं क्या, घटते क्रम में लिखते हैं, जैसे SN4, SAl3, Ba2, Na1, ये क्या, इस नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता उनकी आवेश पर निर्भर करती है, और अधिक संयोजकता वाले आयन की स्कंदन क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है भाई, जब जिसकी, जिसे आपका है, जैसे आपसे बड़े कोई लोग हैं, आपके भाई हो गए, आपसे बड़े भाई होंगे ना, तो उनको ज्यादा पैसे मिलता होगा, सिंपल सी बात है। आपको थोड़ा कम पैसे मिलता होगा। अब हो सकता है आप रोज धोके ले लेते हो, तो वो अलग की बात है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपके घर में जो भी बड़ा होगा वो आपसे ज्यादा खाता होगा, ये तो हो सकता है ना। कोई कोई कम खाता होगा यार, उसका मत सोचिए, लेकिन आपसे जो बड़ा होगा जहां तक, वो आपसे ज्यादा खाता होगा। तो जब ज्यादा खाएगा तो वो आपसे आगे रहेगा ना, वो आपसे आगे ही रहेगा ना। फिर आप होंगे, फिर देखिए जैसे 4-5 भाई हो, तो कहोगे क्या, सब सही से खड़े हो जाओ, सही से मतलब जो बड़ा होगा सबसे पहले, फिर उससे बाद, उसके बाद बहुत लोग तो हैं आगे पीछे होकर ठेल ठाल के बैठ जाते हैं। जैसे प्रार्थना कराते जाते हो सुबह सुबह मॉर्निंग में स्कूल में, तो क्या होता है, सबसे बड़े लोग सबसे पीछे खड़े होते हैं, लेकिन उसका सेम ये उल्टा है। ठीक है, सबसे बड़ा लोग, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो स्कंदन के हार्डी सुलझे नियम अगर आ गया तो क्या लिखोगे, इस नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है, अधिक संयोजकता वाले आयन की स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। भाई जब अधिक संयोजकता रहेगा तो उनकी स्कंदन क्षमता भी क्या होती, जैसे आपके घर में कोई बलशाली ज्यादा होगा तो वो मार करने में बल ज्यादा होगा, किसी को मारेगा भी, छप जाएगा पूरा अच्छे से। तो वही चीज होता है कि अगर कोई घर में है, मोटा तगड़ा है, जांगर है उसके पास, तो क्या होगा, उसकी संयोजक क्षमता भी बड़ी होगी। ठीक है, स्कंदन क्षमता भी उसका अधिक होगा। तो वही क्या होता है, हार्डी सुलझे नियम। क्लियर। चलिए अगले हेडिंग में चलो देखते हैं, अभी देखते जाइए, अभी रुके रहिए, देखते जाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसी को आप देखते भी आधे घंटे से ज्यादा हो गया होता अगर कोई और बताता शायद। मैं पूरा समझा रहा हूँ, छोड़ के मत जाइएगा, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। रच्छी कोलाइड क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं। रच्छी कोलाइड में द्रव विरोधी होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं, इनमें थोड़ी सी मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर ये अस्थायी हो जाते हैं। जैसे कोई रहता है बहुत ज्यादा कूदता रहता है, एक झापड़ मारो तुरंत क्या हो जाता है, वो आराम से बैठ जाता है। जैसे आप सब शरारत बहुत करते हो, जब आपके सर मारते हैं एक झापड़ तो क्या आराम से बैठ जाते हो। रच्छी कोलाइड, इसको भी कूदना कूदना मचा रहता है, इसको भी जैसे ही कुछ ना कुछ मिल जाता है बाहर से प्रसाद वगैरह, तुरंत ये भी अपन आराम से बैठ जाता है। वही क्या होता है, रच्छी कोलाइड। रच्छी कोलाइड क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड मतलब विरोध में रहे, जब भी आपके विरोध में कोई रहेगा तो आपके आगे पीछे कूदता रहेगा, लेकिन अस्थायी नहीं रहेगा कि ना आपको खुल के सपोर्ट करेगा, ना आपको खुल के दबाव बनाएगा आपके ऊपर, बस क्या रहेगा, भीतर भीतर जलता रहेगा। तो द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं, इनमें थोड़ी सी मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर ये अस्थायी हो जाते हैं और उनका अस्कंदन पूर्णतः रुक जाता है, और इस दशा में द्रव स्नेही कोलाइड रच्छी कोलाइड कहलाते हैं। क्लियर। अगला हेडिंग देखिए,
स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्व उत्प्रेरक क्या होता है? जब क्रियाफल में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो घटना स्व उत्प्रेरक। जैसे कोई क्रियाफल में से, किसी भी क्रियाफल में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। किसका काम करने लगता है? उत्प्रेरक का काम करने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे CH3 COO C2H5 + H2। अब इससे रिएक्शन कराइए, क्या क्या निकल रहा है? C2H5 निकल रहा है, यहाँ से OH ले लो, यहाँ से क्या CH3 COOH बन गया। समझ आ गया ना? तो स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग बताते नहीं, मैं बता दिया हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। प्रेरित उत्प्रेरक क्या है? जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के वेग को बढ़ाती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कोई एक चीज है दूसरे चीज को बढ़ाता है, जैसे मैं आपको समझा दिया तो आप क्या थोड़ा दिमाग में घुस गया होगा और चीज समझ में आ गया होगा, तो वही क्या होता है? प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे सोडियम आर्सेनाइड, क्या सोडियम आर्सेनाइड, जैसे Na3AsO3। ठीक है, मैं जल्दी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, रच्छी क्लोराइड स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, समझ आ गया ना? अब चलिए अगला हेडिंग अगले पेज में देखते हैं। अब देखिएगा, अगला है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिप्पणी करने के लिए आएगा 2-2 नंबर में। जैसे टिंडल प्रभाव हो गया, ब्राउनी गति आ गया। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब किसी अभिसारी तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो विलयन में प्रकाश का मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। जैसे कोई भी चीज है, ये टैंक आप बना लीजिए, ठीक है, क्या आप टैंक बना लिए? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। अब जैसे कोई प्रकाश है, इसमें से आप गुजारेंगे, आप इसमें से गुजार रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अंधेरी होगी, तब ऐसे ऐसे कुछ प्रकाश आपका ऐसे ऐसे कुछ निकल जाएगा, है ना? तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब किसी अभिसारी तीव्र, मैं छोटे छोटे में बता रहा हूँ भाई, अगर आपको बड़ा बड़ा देखना तो जाके देख लीजिए, मुझे नहीं दिक्कत है। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, छोटा छोटा बताने का प्रयास करता हूँ, एकदम अलग बताने का प्रयास करता हूँ, कोई गलत नहीं काटेगा, ये भी 100% है। जब किसी अभिसारी तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन, कोई विलयन है, जैसे ये विलयन हो गया आपका ना, जैसे प्रकाश पुंज हो गया आपका, रिवाइज भाई ऐसे ही कराया जाता है, जब आराम से बताया जाता है ना, फिर आराम से छाप के बताते तो ना, लेकिन मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ना कि आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में पूरा आता होगा, पक्की बात है, अगर आप देखते होंगे अच्छे से ध्यान लगा के। तो क्या है? जब किसी अभिसारी तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो विलयन में प्रकाश का मार्ग प्रकाशित नहीं होता। क्यों भाई? जब अंधेरा रहेगा, जब प्रकाश डालोगे, खूब तेजी बत्ती बारोगे, लाइट का वैसे कमजोर है आजकल, तो अंधेरे में कहाँ उजाला दिखाएगा? जब बहुत तगड़ा रहेगा तो हो सकता है दिखाई दे। तो वही क्या होता है? टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति, ध्यान दीजिएगा, ब्राउनी गति क्या होता है? कोलाइडी विलयनों के कण विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े, जैसे कोई विलयन है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका विलयन, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, कुछ पता है किधर गया? तो यानी कि आपका विलयन कुछ पता नहीं है किधर जा रहा है और किधर नहीं जा रहा है, वही क्या होता है? ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति क्या होता है? कोलाइडी विलयनों के कण विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। और इसी गति को, जो टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं, इसी गति को हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। समझ आ गया ना? फिर से देखते हैं, ब्राउनी गति क्या होता है? जो प्रकाश है कोलाइडी विलयन में के कण जो होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में हमेशा गति करते रहते हैं, और कणों के इसी तीव्र गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कणों की यही गति उन पर माध्यम के गतिशील अणुओं के बमबारी के कारण उत्पन्न होता है। किसके? बमबारी के कारण उत्पन्न होता है। समझ आ गया? ब्राउनी गति क्या होता है? कोलाइडी विलयनों के कारण विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। कणों की यह तीव्र गति या टेढ़े मेढ़े गति ब्राउनी गति कहलाती है। कणों की यह गति उन पर माध्यम के गतिशील अणुओं की बमबारी के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? बमबारी के कारण उत्पन्न होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। चलो अगला हेडिंग अगले पेज में। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया आपका हेनरी का नियम। इसके बाद एक और बच रहा है, लास्ट तक देखते जाइए। अगर यहाँ तक आप रुके हुए हैं तो लाइक करके बताइएगा। देखिए हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में धुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। किसके? गैस के दाब के समानुपाती है। और यही नियम क्या कहलाता है? हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में धुली गैस की मात्रा क्या होती है? जैसे W प्रोपोर्शनल P हो गया, है ना? तो W बराबर प्रोपोर्शनल हटेगा, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के रूप में KH आ गया। अब KH इक्वल टू क्या हो गया? KH इक्वल टू हो गया W/P। यही तो है भाई हेनरी का नियम। अब W क्या हो गया आपका? ये गैस हो गया, गैस की मात्रा हो गई। P आपका क्या हो गया? ये आपका दाब हो गया। और KH क्या है? हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक इक्वल टू W/P, यानी कि कार्य बट गैस की मात्रा बटे क्या हो गया? दाब हो गया। समझ आ गया है हेनरी का नियम? हेनरी का नियम क्या है? इसे ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में धुली गैसों की मात्रा क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। यहीं से देखिए यार आंसर मिल रहा है आपका। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है, बहुत जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनता, अनंत यानी इनफाइनाइट,
क्या अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंततमता पर तुल्यांकी चालकता के मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंततमता पर तुल्यांकी चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। इस नियम को कोलराउस का नियम कहते हैं। ज्यादा कुछ इसमें नहीं बताने का, बस ध्यान से समझ लीजिए कोलराउस का नियम क्या होता है। कोई विद्युत अपघट्य मैं लेता हूं, उनकी अनंततमता यानी इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट से तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों, जैसे लेमडा इनफाइनाइट इक्वल टू क्या, लेमडा एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो, माइनस ले लो। इसी को क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। अब लेमडा इनफाइनाइट क्या हो, ये अनंतता पर तुल्यांकी चालकता हो गया। ये क्या हो गया, अनंतता पर तुल्यांकी चालकता। और लेमडा प्लस इनफाइनाइट ये अनंतता पर धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ये अनंतता पर ऋणात्मक, ठीक है, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो कोलराउस का नियम क्या है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंतता, धनायन और ऋणायन के अनंतों के योग के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम। आई होप समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं, प्लीज यार लाइक करके शेयर करके बता दीजिएगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।